तो इसको समझते हैं, हमें बोला है फाइंड द साइज, नेचर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। हमें दिया क्या है, ध्यान से देखो। जिन बच्चों ने पिछला रिकॉर्डेड सेशन देखा होगा, जो एब्सेंट थे, उन्हें ही ये समझ में आएगा। अदरवाइज रिकॉर्डेड सेशन देखिए, उसके बाद ही क्लियर होगा। ना मुझे अभी इतनी सी भी आवाज ना आए, सबका ध्यान यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे। नैन्सी, ऑब्जेक्ट लेंस मिरर से कितना दूर है? 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको पिछले क्लास में बताया था u कहते हैं, 15 दिया, और u हमेशा नेगेटिव होता है, ये बताया था। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है h1, 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट, और फोकल लेंथ दी हुई है हमें कॉन्केव मिरर की। लास्ट क्लास में बताया था फोकल लेंथ किस मिरर की नेगेटिव होती है, किसकी पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव की नेगेटिव, ये बताया था, नेगेटिव। फॉर्मूला लगाएंगे 1/u 1/v, तो 1/ माइनस का 15, v होता है इमेज का डिस्टेंस, ये निकालना है क्योंकि मुझे बोला है हमें बताना है इमेज की, पता चलेगा तभी। कहाँ पे? नेचर और साइज के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, f की जगह माइनस का, -15 उधर भेज देंगे, ये 1/15 प्लस का और 1/10, 15 और 10 एलसीएम क्या आएगा बच्चों? अच्छा, अगर आप एलसीएम लेके टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, सीधा लिख दिया करो 150, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, 15 ऊपर और यहाँ -5/150। तो अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो v आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। बच्चों -v मतलब क्या है कि हमारा जो इमेज बनेगा, जो भी मिरर दिया हुआ है, उस मिरर के लेफ्ट साइड पर, क्योंकि नेगेटिव का मतलब है इमेज बन रही है लेफ्ट साइड पर, पॉजिटिव भी आता तो राइट पर इमेज बनी है। नेक्स्ट, अभी सिर्फ पोजीशन पता चली है -30 सेंटीमीटर। साइज और नेचर निकालने के लिए फॉर्मूला था मेरे पास मैग्निफिकेशन का, -v/u, ये फॉर्मूला होता है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है h2/h1, इससे हाइट आएगी यानी कि साइज आएगा इमेज का। मैग्निफिकेशन से क्या पता चलेगा? नेचर। v से क्या पता चला? और h2 और h1 वाले फॉर्मूला से क्या आएगा इमेज का? तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए माइनस तो रहेगा। v कितना आया है बच्चों? u कितना है? माइनस से माइनस कैंसिल 2। मैंने आप सभी स्टूडेंट्स को बताया था मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आएगी, हैंड रेज करिए, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगी या वर्चुअल एंड पॉजिटिव। अच्छा, ये नेगेटिव फॉर्मूला में भी तो है, क्या हो गया? हैंड रेज करेंगे। नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब कौन बताएगा? नहीं पता तुम्हें? रोशनी पढ़ के नहीं आए? भी तो हम बता सकते हैं इसका नेचर, हम मैग्निफिकेशन करेंगे। वैसे v से पता चल जाएगा रियल इन्वर्टेड है, बट मैग्निफिकेशन से हमें पता लगाना। वैसे v से ये चीजें कंफर्म है, याद करो जितनी भी इमेज इस तरफ बन रही थी सब रियल एंड इन्वर्टेड थी, वहां से ही पता चल जाएगा, पर मैग्निफिकेशन निकालना कंपलसरी है। नेगेटिव m मीन्स, नेगेटिव मैग्निफिकेशन मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। इसके बाद लास्ट काम और करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/, बच्चों h1 पता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन पता है -2, यहाँ से h2 कैलकुलेट करेंगे, इमेज की हाइट पता चलेगी। और हाइट ऑफ इमेज दीदी नेगेटिव नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल नेगेटिव आ सकती है, हाइट नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव हाइट कब होगी? जब भी कोई चीज इन्वर्टेड होगी उसकी हाइट नेगेटिव, कोई चीज इरेक्ट है तो हाइट, नोट करिए। हमें गिवन क्या है, न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से करने का सबसे पहला रूल यही होता है कि जो चीजें गिवन है उसको आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन देकर साइड में लिख लीजिए।
an object of 5 centimeter height, यहाँ हाइट होना चाहिए था, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जिसको h1 बोलते हैं, is placed at a distance of 10 centimeter from convex mirror, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको u बोलते हैं, -10 लेंगे, हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, चाहे क्वेश्चन पॉजिटिव ही दे रहा हो। दीदी अगर क्वेश्चन ने नेगेटिव दे दिया तो आप नेगेटिव ही लो, पर पॉजिटिव को आपको क्या बनाना है, हमेशा माइनस में ही लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 30। आपको बताया था रेडियस को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो तुम्हें फोकस मिल जाएगा, यानी फोकल लेंथ, तो 30/2 यानी कि फोकल लेंथ कितना आ गया, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ बच्चों प्लस में होता है। कैसे याद करेंगे, कॉन्वेक्स का फोकस पीछे रहता है, प्लस में फोकल लेंथ, कॉनकेव का फोकस आगे रहता है तो कॉनकेव की माइनस में फोकल लेंथ होती है। हमें नेचर निकालना है, नेचर के लिए m, पोजीशन के लिए v, साइज के लिए, बस ये 3 चीजें निकालनी होंगी, हर क्वेश्चन में ये चलेगा। सबसे पहले 1/u, व्हाट इज u, -10, v कैलकुलेट करना है, व्हाट इज f, -10 उधर जाके ऑलमोस्ट सेम ही वैल्यूज आ रही हैं पिछले क्वेश्चन जैसी। v -30 आया, माइनस से ही पता चल गया इमेज रियल और इन्वर्टेड है, मैग्निफिकेशन से रिकन्फर्म कर लेते हैं। -v/u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, -30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, हाफ, वहाँ प्लस आएगा, कहाँ पे बेटा, अरे यार चलो ठीक है, मैंने इनको माइनस कर दिया गलती से, दैट शुड बी 20, 25/150, कितना, 1/6, बहुत जल्दी बता रही हो, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। प्लस का 6 अपॉन में माइनस का 10, अब माइनस से ये वाला माइनस कट गया, 0.6, मैग्निफिकेशन किस में आई है, तो हमारी इमेज कैसी है यहाँ से, वर्चुअल एंड, हमें यहाँ से पोजीशन पता चल गई, मैग्निफिकेशन से क्या पता चल गया, नेचर, और हम लास्ट में हम का फॉर्मूला लगाएंगे h2/, मैग्निफिकेशन है 0.6, h2 निकालना है, हाइट कितना है 5, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 सेंटीमीटर आ गया, तो हाइट ऑफ द इमेज इज, सो देयर इज वन क्वेश्चन जो इस तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों से, यस बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, लिख लो क्वेश्चन, अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस्ड, आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज, 3 टाइम मैग्निफाइड इमेज, ब्रैकेट में लिखना रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट which is placed, of an object which is placed 10 centimeter in front of the mirror, where is the image located, where is the image located। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, क्वेश्चन नंबर 2, या द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड by a plane mirror is +1,
What does it mean? What does it mean? Again a question. Yeah. What is the nature of image? What does it mean? What does it mean? Next question है, what is the nature of image formed by concave mirror? What is the nature of image formed by concave mirror? If the magnification produced by the mirror is +3. By the mirror is +3. Now सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए स्टूडेंट्स. By the mirror is +3. Listen everyone. Now stop copying the content. यहाँ देखो पहले. आपसे बोला है एक मिरर है जिसका मैग्निफिकेशन जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बोला +3 है और बोल रहा है कैसी इमेज बन रही है, -3 है, सॉरी, बोल रहा है कैसी इमेज है, रियल इमेज. और हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे दिया हुआ है, माइनस मैं खुद से ले रही हूँ, क्वेश्चन में 10 सेंटीमीटर ही दिया था. बोला है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, लोकेशन या पोजीशन पूछे तो हमें v निकालना है. v निकालने के लिए अगर m दिया है तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे माइनस मैग्निफिकेशन. अच्छा मैग्निफिकेशन इस बार -3 दी नहीं है, इन्होंने ये लाइन बोली 3 टाइम्स मैग्निफाइड. 3 टाइम्स मैग्निफाइड का मतलब है मैग्निफिकेशन 3 लेनी है और क्योंकि रियल इमेज थी तो क्या लगाया, माइनस. अगर बोलते 2 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज है तो मैग्निफिकेशन 2 लेंगे या ट्वाइस वर्ड बोले तो भी मैग्निफिकेशन 2. अब अगर वर्चुअल है तो प्लस में रहने दो मैग्निफिकेशन को और अगर रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन को माइनस कर दो. समझ में आ रही बात. फॉर्मूला -v हमें निकालना है, माइनस का 10 -30 सेंटीमीटर v और ये भी कंफर्म हो गया क्योंकि v नेगेटिव आया है, मतलब मेरी जो इमेज बनेगी वो लेफ्ट साइड बनेगी और लेफ्ट साइड की सारी इमेजेस रियल इन्वर्टेड. ये बात यहाँ से भी कंफर्म होगी. समझ में आ रहा है. अगर v प्लस में आए इमेज बनेगी राइट साइड पर मिरर के और वो वर्चुअल इमेज होगी. समझ में आ रहा है आप सभी को. अब सेकंड क्वेश्चन क्या था, रोशनी बोलना. The magnification produced by a plane mirror is +1. What does it? या +1 का मतलब क्या. अच्छा सुनो, मैग्निफिकेशन 2 का मतलब है इमेज डबल बन रही है साइज में. मैग्निफिकेशन 3 का मतलब है इमेज ट्रिपल बन रही है. मैग्निफिकेशन 1 मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम है और प्लस का मतलब अभी बताया. नेगेटिव का मतलब क्या था, m का. प्लस का मतलब प्लस मतलब वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट. और क्योंकि मेरे पास मैग्निफिकेशन 1 है तो इसका मतलब है सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज इज हैविंग सेम साइज लिख लो, इमेज इज हैविंग सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर मैग्निफिकेशन 2 है यानी डबल है साइज में इमेज, मैग्निफिकेशन 3 है यानी ट्रिपल इमेज बन रही है, बड़ी इमेज बन रही है. 1 मैग्निफिकेशन का मतलब है सेम है, ऑब्जेक्ट भी 1, ऑब्जेक्ट 1 नहीं, ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है इमेज भी. समझ में आ गया. एक लास्ट क्वेश्चन था, मैग्निफिकेशन कितना दिया था, +3. अब मुझे +3 के लिए सिमरन बताएंगी. ये मैग्निफिकेशन है तो इमेज कैसी होगी बताओ. ये कैसे पता चला इमेज वर्चुअल एंड इरेक्टेड. या गुड. अब ये बताओ कि इमेज का साइज सेम होगा या इमेज मैग्नीफाइड होगी या एनलार्ज होगी. हाँ अभी बोला, फ्लैशबैक कर लेना वीडियो को. अभिषेक साइज सेम होगा या 3 टाइम्स बड़ी होगी इमेज. यस, मैग्निफिकेशन 1 हो तो ही ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम होता है. अगर मैग्निफिकेशन 2 पहुंच जाए इमेज 2 टाइम्स बड़ी है, ट्वाइस है,
मैग्निफिकेशन 3 हो जाए, इमेज थ्राइस है तो यहाँ पर सेम साइज नहीं आएगा, इमेजेस थ्राइस, इमेजेस थ्राइस एज ऑफ ऑब्जेक्ट। पॉज कर दीजिए, इसको नोट करिए सभी। रिफ्रैक्शन क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है नैन्सी, जब एक लाइट रे किसी मीडियम के अंदर एंटर कर जाती है। ध्यान से सुनो, ये रूम में एयर है, लाइट रे इस रूम के अंदर ट्रैवल कर रही है और मैंने बीच में कहीं ग्लास लगा रखा है, तो लाइट रे आई और वो उस ग्लास को क्रॉस करके गई, तो ग्लास उसके लिए एक चेंज मीडियम हो गया, बिकॉज लाइट रे एयर मीडियम से आ रही थी, गैसियस मीडियम से आ रही थी, यहाँ इसने सॉलिड मीडियम में एंटर किया। तो जब भी कोई लाइट रे वन मीडियम से नेक्स्ट मीडियम में एंटर करती है तो वो रिफ्रैक्शन परफॉर्म करती है। अब तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आएगा, हम उसको एक अलग वर्ड से क्यों कह रहे हैं, रूम में भी तो लाइट रे ट्रैवल कर रही है। क्योंकि सी क्लास एयर, this is a glass which I am talking about, light ray is coming. Usually आप बच्चों के दिमाग में होगा कि ऐसे ही चली जाएगी, but no, what happened, it will slightly bend. इसको जाना ऐसे चाहिए था बट लाइट रे ऐसे नहीं गई, स्लाइटली बेंट हो गई, क्योंकि यहाँ पर मीडियम 1 था जो कि गैस मीडियम था और यहाँ मीडियम 2 आ गया, मीडियम चेंज हो गया। मैंने यहाँ पे बोला एक ग्लास, दैट मीन्स सॉलिड मीडियम आ गया। अब लाइट जब इसे क्रॉस करेगी तो फिर से ऐसे ही जाएगी। नहीं दीदी, इसको तो इसी रास्ते पे आना चाहिए था, इसने अपना रास्ता बदल लिया। यस, इसका रास्ता, इसका पाथवे पूरी तरीके से बदल गया, बिकॉज लाइट के बीच में एक ऑब्स्ट्रैकल, रुकावट आ गया। उसने लाइट को रोका नहीं, उसने रोका नहीं लाइट को, पर उसने उसके बीच में एक रुकावट क्रिएट करी। फॉर एग्जाम्पल, आप सब आराम से रास्ते में चल रहे हैं और तभी एक रोड ऐसा आता है जहाँ बहुत सारे स्टोन्स हैं, तो डेफिनेटली आप एक स्मूथ रोड से आ रहे हैं, उसके बाद स्टोन्स वाले रोड पर चल रहे हैं, तो आपके पैरों की स्पीड डेफिनेटली कम हो जाएगी, आप नॉर्मल नहीं चल पाओगे। जो आपके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आई, देयर इज नो ऑब्स्ट्रिकल, आपको बिल्कुल क्लियर रास्ता दिख रहा है, पर जहाँ चलना है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। कुछ ऐसा ही यहाँ हुआ, जब ये लाइट रे गैस में आ रही थी, गैस के पार्टिकल्स देखे कितने दूर दूर होते हैं, गैस पार्टिकल्स है ना यहाँ पे, गैस पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, आराम से स्पेस मिला, लाइट रे आई और जैसे ही लाइट रे ग्लास में गई, ग्लास सॉलिड है और बच्चों सॉलिड के पार्टिकल्स काफी ज्यादा टाइटली, उन्हें क्रॉस करने में ग्लास रे को टाइम मिला, टाइम लगा प्लस उसने अपना पाथवे भी चेंज किया, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला, आप एक रोड पे आराम से बिल्कुल सीधा चल रहे हैं एक ही लाइन पे। अब अगर आगे रोड खराब है तो हो सकता है थोड़ा ऐसे चलें, फिर ऐसे चलें, थोड़ा ऐसे, जहाँ जहाँ जगह मिल रही है वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइट रे ने अपनी पोजीशन चेंज क्यों करी रिफ्रैक्शन में, बिकॉज यहाँ पे मीडियम गैस टू सॉलिड हो गया। कितने स्टूडेंट्स को रिफ्रैक्शन समझ में आ गया? क्लियर? लिक्विड में चेंज होएगा। हाँ जी, डेफिनेटली लिक्विड में होगा, लिक्विड भी तो मीडियम है, उसके बेचारे की कोई वैल्यू नहीं। पहले जब वो जाएगा तब उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, उसके बाद दोबारा जब निकलेगा तब दोबारा डायरेक्शन चेंज। हाँ, आप देखो इधर, अब ये वापस आया, वापस आने पर इसको सीधा जाना चाहिए था, पर इस लाइट रे को मस्ती आ गई, तो मजा आ गया, भैया अब तो मैं वापस खोले में जा रहा हूँ। फिर ये इसने अपना रास्ता चेंज किया, क्योंकि जैसे ही आपके सामने, डेफिनेटली होता है, आपके रियल लाइफ में भी होता है, जब जब आपके सामने नया रास्ता आता है तो आप अपनी स्पीड उस अकॉर्डिंगली चेंज करते हो। तो अब फिर से इसके लाइफ में एक नया पाथ फिर आया, तो इसने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट वैसे जाने के बदले ने चेंज कर दिया। अब साइंटिफिकली समझते हैं इससे क्या होता है। बच्चों, एक इमेजिनरी लाइन होती है नॉर्मल, लाइट रे हमेशा उस नॉर्मल की तरफ आती है और जैसे वो ग्लास में या सॉलिड में घुसती है तो वो स्ट्रेट ना जाके नॉर्मल के पास आ जाती है। नॉर्मल के पास का मतलब होता है बेंडिंग टुवर्ड्स नॉर्मल। यहां भी एक नॉर्मल है। जब लाइट रे वापस गैस मीडियम में जा रही है
तो उसका काम होता है नॉर्मल की तरफ ना आना, नॉर्मल से दूर चले जाना। अब ये नॉर्मल की तरफ कब आती है, नॉर्मल से दूर कब जाती है, ये भी समझो। जब भी लाइट रे किसी इजी मीडियम में आती है, इजी मीडियम को साइंस में कहते हैं बच्चों रेयरर मीडियम। मुझे आप सभी बताएंगे सॉलिड और गैस में से कौन सा इजी मीडियम है? जैसे इजी मीडियम में लाइट आएगी तो लाइट हमेशा कहाँ हो जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल से दूर। ये नॉर्मल क्या होता है? एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो यहाँ इस पॉइंट पे बनती है, इससे दूर हो गई। और यहाँ देखो गैस मीडियम इजी है या ग्लास मीडियम? गैस तो इजी है, ग्लास मीडियम इजी नहीं है। ये कैसा मीडियम है? डेंसर। डेंसर मीडियम यानी टफ मीडियम। डेंसर को डेंजर से याद रखेंगे, डेंजर मीडियम, टफ मीडियम। तो टफ मीडियम में क्या होगा? नॉर्मल के पास आ जाएगी, नॉर्मल को बोलेगी थोड़ा हेल्प कर दो, मैं तेरे पास आ जाऊंगी। ऐसा होता नहीं है, मैं बस समझाने के लिए, ट्रिक से याद रखने के लिए बता रही। होता है ना एग्जाम में हम फ्रेंड्स के बड़े चिपकते हैं, हाँ हाँ तू तो मेरा सच्चा दोस्त है, तेरे से मेरी जिंदगी बन गई है, और पेपर खत्म, दोस्ती तो इमीडिएटली खत्म हो जानी। तू कौन? अरे कौन है तू भाई? फिर कॉलर खड़ी, दोस्त दूर, असाइनमेंट दूर जिस बंदे ने बनाए थे। तो जैसे ही ये डेंसर मीडियम में एंटर करती है, ये किसके पास चिपक जाती है? जैसे तुम लोग अपने दोस्तों के चिपक गए थे, ये नॉर्मल पे चिपक जाती है, यानी कि बेंडिंग टूवर्ड्स। एग्जाम खत्म हो गई, ये रेयर मीडियम में आ गई, अब टूवर्ड्स जाएगी नॉर्मल पे। अब तुम दोस्त के चिपकोगे नहीं, अवे जाएगी नॉर्मल। याद रहेगा किस मीडियम में टूवर्ड्स द नॉर्मल जाती है? डेंसर रेयर? डेंसर में टुवर्ड्स द नॉर्मल जाती है, अभी तो बताया डेंसर इज द डेंजर मीडियम। रेयरर में कहाँ जाएगी लाइट रे? नॉर्मल से टुवर्ड्स या अवे? अवे फ्रॉम नॉर्मल। फिर से रिवाइज कर लो, रेयरर मीडियम में लाइट रे अवे टू नॉर्मल, डेंसर में। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रेयरर है कौन सा डेंसर है? ये आपको बस इस कैटेगरी में ये याद रखना है, गैस के गैस से ज्यादा डेंसर होता है लिक्विड, और लिक्विड से ज्यादा डेंसर होता है सॉलिड। तो सबसे डेंसर कौन होता है बच्चों? सॉलिड। अच्छा, डेंसर का हिंदी मतलब समझो। डेंसर मतलब जहां ये बहुत डेंसली टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल। आप समझ गए? गैस से ज्यादा टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल किस में होते हैं? गैस और लिक्विड में कौन डेंसर? लिक्विड और सॉलिड में? सॉलिड। गैस और सॉलिड में? अब काजल बताएगी लिक्विड और सॉलिड में? सॉलिड। गैस और सॉलिड में? लिक्विड की आवाज कहाँ से आ रही है? जब मैं पूछी इन दोनों को ले रही हूँ, इन दोनों में डेंसर कौन होगा? सॉलिड। अब इनसे उल्टा होता है रेयरर। रेयरर मतलब जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। लिक्विड और गैस में? सॉलिड लिक्विड, गैस सॉलिड। रेयरर वो जिसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर, और डेंसर वो जिसमें मॉलिक्यूल्स। ये चीज समझ में आ गई? क्लियर हो गया? ये नोट करिए, मजा नहीं आया इसको नोट मत करिए। वैक्यूम में क्या होगा? वैक्यूम में नॉर्मल जाएगी लाइट रे जैसे जाती है, इसको कुछ बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं होगी। ये हमेशा 2 बार बेंडिंग होगी, एक बार मतलब जैसे अनिकेत का क्वेश्चन है कि 2 बार ही बेंडिंग होगी। नहीं अनिकेत, जितने मीडियम चेंज होंगे उतनी बार बेंड होगी। मान लो मैंने यहाँ पे एक सॉलिड मीडियम लगा रखा है, फिर मैंने यहाँ एक लिक्विड मीडियम लगा दिया, फिर मैंने एक दूसरा सॉलिड ले लिया कोई और, फिर यहाँ गैस है। हर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे चेंज। देखो फिर यहाँ गैस है, ऊपर गैस से लाइट रे आई, सॉलिड में आ रही है तो थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड, सॉलिड से लिक्विड में आ रही है। तो इन दोनों में से मुझे नैना बताएगी रेयरर कौन है, जिसमें मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं। रेयरर कौन है? लिक्विड। तो लिक्विड में आने के बाद वो अवे हो जाएगी या टुवर्ड्स? अवे, थोड़ा सा अवे। फिर यहाँ किस में आ गई? ये कौन से मीडियम में आ गई? सॉलिड। सॉलिड में आने के बाद अवे या टुवर्ड्स? टुवर्ड्स। फिर गैस में आ गई तो अवे, अवे। हर एक उस पॉइंट पर जैसे ही तुम्हारा मीडियम बदला, लाइट अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगी ही करेगी। जब तक एक ही मीडियम चलता रहेगा लाइट स्ट्रेट जाएगी, मीडियम चेंज हुआ लाइट अपनी डायरेक्शन बदलेगी। समझ में आया? बंद कर दो इसको।